हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जिसे बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। इसको हम पढ़ेंगे आज। अगर इसकी बात की जाए तो भारतीय संविधान और जो राज्य व्यवस्था है, ये जो शब्द हैं वो एक दूसरे के पूरक या सप्लीमेंट्री हैं। अगर संविधान की बात की जाए तो जो देश की शासन प्रणाली मतलब कि गवर्निंग सिस्टम या देश को चलाने के लिए जो मौलिक विधि है मतलब कि फंडामेंटल लॉ है, उनको हम संविधान बोलते हैं। इसके बाद इसके सिलेबस को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक है पहला भारत का संविधान और दूसरा है भारतीय राज्य व्यवस्था या भारत की राज्य व्यवस्था। तो पहले हम भारत के संविधान के टॉपिक देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो भारत के संविधान की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान का मौलिक परिचय मतलब कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान की परिभाषा। इसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान का महत्व मतलब कि सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के महत्व का मतलब इसकी ज़रूरत क्या है, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद संविधान के प्रकार, तो ये टॉपिक हम संविधान का मौलिक परिचय है, ये इसके सब टॉपिक हैं। इसके बाद अगर संवैधानिक ढांचा की बात की जाए मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। जैसे कि आपको मालूम होगा, जो अंग्रेजों के ज़माने में ही संविधान का फाउंडेशन तैयार हो चुका था। आज भी जो संविधान है या कानून है, उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट 1935 के एक्ट का है। 1935 में हम आज़ाद भी नहीं थे बल्कि गुलाम थे, और वो एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था और अंग्रेज़ों ने कानून बनाया और इस पर इम्पोज किया, और हम लोग उसी के रिफॉर्म से यहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब कि संविधान के फाउंडेशन की बात की जाए तो वो अंग्रेज़ों के ज़माने में ही तैयार हो चुका था, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें वर्तमान संविधान की रचना मतलब जो वर्तमान संविधान की फ्रेमिंग है वो किसने की, कब की, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ मतलब कि संविधान के फीचर्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे संवैधानिक ढांचा में। इसके बाद अगर भारत संघ और इसके राज्य क्षेत्र इस टॉपिक की बात की जाए मतलब कि द यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरी की बात की जाए, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इसके बाद नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, विशेष दर्जे वाले राज्य, स्टेट्स विथ स्पेशल स्टेटस। इसके बाद राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। इसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन मतलब कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर इसमें बात की जाए तो जो राज्यों का पुनर्गठन टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर बात की जाए स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ की मतलब इस टॉपिक की, तो इसमें हम पढ़ेंगे यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी और राज्य कहते किसे हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे नागरिकता, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब होता है सिटीजनशिप। इसके बाद पढ़ेंगे नागरिकता का अर्थ एवं महत्व। ये नागरिकता के टॉपिक में हम सब टॉपिक हैं ये नागरिकता के, तो इसको हम पढ़ेंगे। नागरिकता का अर्थ एवं महत्व मतलब कि मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता से संबंधित संवैधानिक उपबंध मतलब कि नागरिकता से संबंधित जो भी प्रोविजंस हैं उनको हम पढ़ेंगे। इसके बाद नागरिकता का अर्जन एवं समाप्ति, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद टॉपिक होगा मूल अधिकार। तो इसके अगर सब टॉपिक देखें तो इसमें पढ़ेंगे मूल अधिकार की परिभाषा मतलब कि डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार मतलब कि संविधान ने कौन कौन से मूल अधिकार हमें दिए हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें। फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद मूल अधिकारों के अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये सब हम टॉपिक भारतीय संविधान में पढ़ेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए और कौन कौन से टॉपिक हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके बाद हम पढ़ेंगे
राज्य की नीति निर्देशक तत्व मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी। अगर डायरेक्टिव की बात की जाए तो इसका मतलब ये होता है गवर्नमेंट इसे माने या ना माने इसके लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। बाकी हम जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल में बताएंगे। इसके बाद पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व से आशय, मीनिंग ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, निर्देशक तत्वों की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मौलिक अधिकार एवं निर्देशक तत्वों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बाद हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसे बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके बाद पढ़ेंगे संविधान का संशोधन मतलब कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर अमेंडमेंट या संशोधन की बात की जाए तो संशोधन तो बहुत हो चुके हैं, लेकिन कुछ संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे अमेंडमेंट मतलब सारे संशोधन तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि 42वां और 44वां उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। और भी जो इम्पोर्टेंट होंगे वो भी पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद हम दूसरा आप देखें, जैसे कि हमने बताया था सिलेबस को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक है भारत का संविधान और एक है भारत की राज्य व्यवस्था। अगर भारत की राज्य व्यवस्था की बात की जाए जिसे बोलते हैं इंडियन पॉलिटी, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका। जैसे कि आपको शायद पता भी होगा राज्य के 3 प्रमुख अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। मतलब कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। इसको हम अभी और डिटेल में बताएंगे और यहाँ राज्य का मतलब क्या है ये भी बताएंगे। जैसे हमने आपको बताया कि राज्य के 3 प्रमुख अंग हैं, तो राज्य का यहाँ अर्थ क्या है ये हम आपको अभी थोड़ी देर में बताते हैं। इसके बाद अगर संघ की कार्यपालिका की बात की जाए मतलब कि द यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, संघीय या केंद्रीय मंत्रिपरिषद, द यूनियन और सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, भारत का महान्यायवादी, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे संघ की विधायिका मतलब कि द यूनियन लेजिस्लेचर। इसके बाद हम संघ की विधायिका में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, तो वो है संसद का गठन, दोनों सदनों की संरचना, दोनों सदन मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा, कंपोजिशन ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद दोनों सदनों की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों सदनों में प्रमुख अंतर, मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ हाउसेस, संसद के प्रमुख कार्य, मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, संसद में सामान्य प्रक्रिया, जनरल प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। इसके बाद संसद के अधिकारी, ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट, संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमिटीज़, इनको हम पढ़ेंगे। इसके बाद अगर राज्य की कार्यपालिका की बात की जाए मतलब कि जैसे संघ की कार्यपालिका होती है ऐसे ही राज्य की कार्यपालिका होती है। अगर हमारे भारतीय संविधान की बात की जाए तो वो फेडरल व यूनिटरी दोनों हैं। और फेडरल का मतलब होता है जब पावर को सेंटर तथा स्टेट में शेयर किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं फेडरल। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर संघ की कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका है, मतलब कि शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो राज्य की कार्यपालिका में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे राज्यपाल यानी कि गवर्नर, राज्य मंत्रिपरिषद मतलब कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राज्य का महाधिवक्ता, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद राज्य विधानमंडल में हम कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब राज्य विधानमंडल के सब टॉपिक क्या होंगे। राज्य विधानमंडल मतलब कि द स्टेट लेजिस्लेचर, इसमें पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल का गठन। जैसे कि केंद्र में संसद काम करती है वैसे ही राज्य में विधानमंडल काम करती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं विधानसभा और विधान परिषद। इसके बाद राज्य विधानमंडल का गठन मतलब कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा और विधान परिषद की संरचना, कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा एवं विधान परिषद में अंतर, डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके बाद विधानमंडल के प्रमुख कार्य, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत की न्यायपालिका मतलब कि द इंडियन जुडिशरी। इसमें हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि द सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। इसके बाद स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, तो इसमें पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था मतलब कि पंचायती राज सिस्टम, नगर पालिकाएँ।
इसके बाद संवैधानिक निकाय, ये टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से सब टॉपिक हैं, तो वो है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। उसके बाद भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपात उपबंध, मतलब कि इमरजेंसी प्रोविजंस। इसमें पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, वित्तीय आपात, मतलब कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। जैसे कि आपको मालूम भी होगा कि इंडिया में 3 तरह की इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, वो है नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। इनको हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था, भारत का जो संविधान है वो फेडरल है, लेकिन पूरी तरीके से फेडरल भी नहीं है, क्योंकि भारत में सेंट्रल तथा स्टेट के बीच में पावर तो शेयर होती है, मतलब शक्तियां तो विभाजित हैं, लेकिन एक ऐसी पावर है जिसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, और वो है जुडिशरी पावर। इसका मतलब है कि जुडिशरी सिस्टम जो है वो यूनिफाइड है, मतलब अगर राज्य सरकार कोई फैसला लेती है तो केंद्र सरकार उसके सब्जेक्ट पर या मैटर में दखल नहीं देती है, लेकिन हाई कोर्ट अगर कोई जजमेंट देता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके जजमेंट को ओवररूल्ड कर सकता है। मतलब कि हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में जुडिशरी यूनिफाइड है। इसके बाद अगर भारतीय राज्य व्यवस्था, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये जो टॉपिक है, मतलब कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं। एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि भारतीय संविधान, और एक है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था को हम थोड़ा समझते हैं, क्योंकि इससे ही हम आपको राज्य शब्द का अर्थ बताएंगे। अगर राज्य व्यवस्था की बात की जाए तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। राज मतलब होता है रूल, रूल का मतलब होता है हिंदी में शासन करना, और सिस्टम मतलब की व्यवस्था। तो शासन के लिए पूरा सिस्टम काम करता है। तो जब आप शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ने लगते हैं तो इसी को हम कहते हैं पॉलिटी, क्योंकि राज्य व्यवस्था को इंग्लिश में पॉलिटी कहते हैं। किसी भी देश की शासन प्रणाली को चलाने के लिए एक अथॉरिटी होती है, मतलब कोई ना कोई अथॉरिटी है जो सिस्टम को ऑपरेट कर रही है। तो जो अथॉरिटी रूलिंग सिस्टम को ऑपरेट करती है उसके लिए पॉलिटिकल साइंस में एक टर्म यूज़ किया जाता है। वहीं से आज हम टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। उस टर्म का नाम है राज्य। ये इम्पॉर्टेंट है, जिसको मैं आपको समझाना है। जनरली हम राज्य शब्द का मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब ये सब समझते हैं, लेकिन संविधान की भाषा में राज्य का मतलब ये नहीं है। यहाँ स्टेट बहुत ही वाइड मीनिंग में है। स्टेट किसे कहा जा रहा है इसे हम लोग समझेंगे। राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी भी कंट्री के सिस्टम को चलाती है। अब राज्य कैसे सिस्टम को चलाती है? राज्य के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। अगर राज्य के ऑर्गन्स की बात की जाए तो राज्य अलग अलग अंगों के द्वारा अपना शासन मैनेज करता है, और राज्य के 3 प्रमुख अंग हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं। पहला है कार्यपालिका, मतलब कि एग्जीक्यूटिव। उसके बाद है विधायिका, मतलब कि लेजिस्लेचर। इसके बाद है न्यायपालिका, मतलब कि जुडिशरी। इसके बाद अगर कार्यपालिका की बात की जाए कि कार्यपालिका किसे कहते हैं, जो देश की शासन प्रणाली में जितनी भी पॉलिसी बनती है या लॉ बनते हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम जो करता है वो कार्यपालिका करता है। इसके बाद अगर विधायिका की बात की जाए या लेजिस्लेचर की बात की जाए तो वो किसे कहते हैं? लॉ बनाने वाली बॉडी को ही हम विधायिका कहते हैं। इसके बाद कोई लॉ बना है, मतलब कि कोई कानून बना है, तो वो रीजनेबल है या नॉन रीजनेबल है, ये डिसाइड कौन करेगा? तो ये डिसाइड कैसे किया जाए कि वो लॉ सही है या नहीं है? तो जितने भी लॉ बनते हैं उन पर इंटरप्रिटेशन का काम न्यायपालिका करती है। इसको आपको याद रखना है। मतलब कि कोई अगर लॉ बना है तो वो रीजनेबल है या नहीं, ये डिसाइड कौन करता है? तो ये काम न्यायपालिका का है। इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद जब ये हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको और क्लियर करेंगे, लेकिन आपको यहाँ राज्य शब्द समझाना था, क्योंकि हम टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो भारतीय संविधान से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें ये शब्द बार बार आएगा, राज्य शब्द। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य किसे कहते हैं। अगर राज्य की बात की जाए तो राज्य शब्द का पहली बार आधुनिक संदर्भ में प्रयोग इटली के राजनीतिज्ञ थे, इनका नाम याद रखिएगा, मैकियावेली इन्होंने किया था। मैकियावेली या मैकियावेली दोनों कह सकते हैं।
इसके बाद अगर राज्य के 4 प्रमुख तत्वों की बात की जाए, मतलब कि राज्य किस किस से मिलकर बना है, तो वो है जनता, राज्य क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। जनता की बात की जाए, मतलब कि राज्य के पास जो भी पावर है वो जनता से ही आई है, मतलब कि हम लोगों से ही आई है। और राज्य क्षेत्र की बात की जाए तो जिसमें जनता रह रही है उसको बोलते हैं राज्य क्षेत्र। इसके बाद सरकार की बात की जाए तो हमें ऐसी अथॉरिटी चाहिए जो कमांड दे, और जो कमांड देगी उसे जनता मानेगी। क्यों मानेगी? क्योंकि हमने ही डिसाइड किया है कि वो कमांडर है, उसका कहा हम मानेंगे। एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर एक गवर्नमेंट बैठी है जो पब्लिक पर रूल करती है। इसके बाद अगर संप्रभुता की बात की जाए तो संप्रभुता 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है स्वयं, सम मतलब स्वयं, प्रभुता मतलब कमांड या आदेश। इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई कमांड मान रहे हैं तो वो कहाँ से निकली है? सेल्फ से, मतलब कि स्वयं से। हम ही अपने आप में सुप्रीम हैं, हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, मतलब कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। इसीलिए इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है। संप्रभुता की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इसका मतलब होता है निर्णय लेने की निर्बाध स्वतंत्रता तथा अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने की शक्ति।